हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन और करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 18 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे पीआईबी के साथ साथ अदर मैगजीन में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है तपस पहल के बारे में। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए तपस पहल क्या है। ऑलरेडी आप तपस्या जी के बारे में नाम सुनते रहते होंगे ना। तपस्या नाम था, एक मूवी आई थी अभी हाल ही में, है ना, तो उसमें आपने उनका देखा होगा, तपस्या नाम था। पूरा नाम क्या है तपस का? ट्रेनिंग फॉर आर्गुमेंटेटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस, यानी कि ट्रेनिंग फॉर आर्गुमेंटिंग, मतलब कि उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना। सामान्य तौर पर आप ऐसे समझिए, जब कोविड-19 का पेंडेमिक शुरू हुआ तो हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं था। तो वो कैसे इन फ्यूचर में बिल्डअप किया जाए, कैसे वो सर्विसेज जो हैं ई सर्विसेज उनको इंश्योर किया जाए और उनको काफ़ी बेहतरीन बनाया जाए और लोगों को उसके प्रति सहज भी बनाया जाए, उन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है इस तपस नाम की पहल में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि आज से हमने 2 दिन पहले आपके साथ एक पारसी समुदाय के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे मैंने आपको अल्पसंख्यकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे थे। तो आज हम उसी से रिलेटेड सारी डिटेल जानकारी कवर करेंगे और इसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा आप उसे काफ़ी सहजता से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहली बात यह है कि 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में इसका गठन हुआ। अर्थात ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। ठीक है, स्टैच्यूरी का मतलब इसे 1992 के एक्ट के द्वारा गठित किया गया है, न कि आर्टिकल में मेंशन है। अब यहाँ पे याद रखना, एससी हो, एसटी हो, ये जो कमीशन है या फिर अभी बैकवर्ड जो कमीशन है, ये तीनों के तीनों क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा, ये चारों आपको नाम दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप बता देना आसानी से। 6 जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वर्तमान में उनको दर्जा दिया गया भारत में। पहले 5 थे लेकिन बाद में जैन को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं और भी कई सारे लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। ठीक है, बट सरकार तो सरकार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ फीचर क्या हैं कि इसकी जो संरचना है उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते हैं। मोटे तौर पर कितने टोटल सदस्य? 7 में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अलग मेंबर। ठीक है, क्या कोई कार्यकाल डिसाइड है? हाँ, पद धारण करने से 3 वर्ष तक का कार्यकाल होगा। मान लो कोई 65 वर्ष में नियुक्त हुआ तो उसका कार्यकाल 68 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, कोई 60 वर्ष में नियुक्त हुआ तो उसका कार्यकाल 63 वर्ष तक रहेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर बात आती है पीएम का 15 सूत्री जो कार्यक्रम है वो वास्तव में इसी से संबंधित है, अर्थात अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो वास्तव में इसी से संबद्ध है। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है? नहीं किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, उसी तरीके से अल्पसंख्यकों को भी परिभाषित नहीं किया गया। एक खास बात और देखना कि अल्पसंख्यकों को बाद में अधिनियम में परिभाषित किया गया है। ठीक है, 1-2 अधिनियमों में, लेकिन अस्पृश्यता को अधिनियम में भी नहीं किया गया। अर्थात जो 1955 का अस्पृश्यता अधिनियम है उसमें भी नहीं, मतलब ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही अधिनियम में है। लेकिन ये क्या है, अधिनियम में इसको परिभाषित जरूर किया गया है लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया। भाई एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया तभी तो दिया गया ना जैनों को। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी आपसे कई बार पूछा है वो क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है, ना कि नरजाति। नरजाति का मतलब क्या होता है? जैसे इंडो आर्यन, ठीक है, इंडो मैंगलोर्ड, ठीक है,
ऐसे लोगों की यहाँ पे मान्यता नहीं है। केवल धर्म के आधार पे जो अल्पसंख्यक हैं, भाषा के आधार पे जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हीं को यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अगला आर्टिकल है हमारा आयुष्मान भारत योजना के बारे में। ऑलरेडी आपको पता है कि आयुष्मान जो भारत है, आयुष्मान का मतलब क्या होता है, लंबे जियो, मतलब दीर्घायु हो। ठीक है, तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य से रिलेटेड एक पहल है। इसके अंतर्गत कई सारे सब कंपोनेंट हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य इसी के अंतर्गत शामिल है। तो मोटे तौर पर कभी कभी इसे आयुष्मान भारत कहते हैं, कई बार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही कहते हैं। तो संदर्भ इन दोनों का एक ही होता है। ठीक है, खास बात यहाँ पे की गई क्या है कि ये माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रोवाइड कराती है। आपसे यूपीएससी यहीं पे क्वेश्चन घुमाएगा, क्या आपको दे देगा ये प्राथमिक स्वास्थ्य की बात करती है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य की बात नहीं करती है, माध्यमिक की। माध्यमिक किसको बोलते हैं, जहां पर सुपर स्पेशलिस्ट ना हो कोई। मतलब जैसे सपोज करो कि आपका पैर टूट गया, मतलब नहीं टूटा, मतलब मान लो फिर चलो मेरा ही पैर टूट गया। ठीक है, मतलब मेरा हाथ टूट गया। ठीक है, मेरा हाथ मान लो टूट गया, और हाथ टूटने के बाद अब मैं किसी नॉर्मल से डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में गया गवर्नमेंट में, तो वहाँ जो मेरा इलाज हुआ, ठीक है, वो हो गई माध्यमिक देखभाल। ठीक है, लेकिन मैं उसी के साथ किसी हड्डी स्पेशलिस्ट के पास गया, जो उस हाथ टूटने का स्पेशलिस्ट है, मतलब वो देखता है कि हाँ तुम्हारा रोज हाथ टूटे, मैं रोज देखूंगा, उसको बोलते हैं सुपर विशेषज्ञ, मतलब तृतीयक देखभाल। अर्थात मुझे दोनों सुविधाएं मिल जाएंगी। अब लेकिन मेरे हाथ में खरोंच आ गई, ब्लड निकलने लगा, ना हाथ टूटा ना पैर टूटा, बस चाकू से प्याज काटते वक्त है ना उंगली में चोट लग गई, तो मैं बैंडेड लगाने की जगह मैं आयुष्मान भारत योजना की स्कीम का लाभ लेने थोड़ा ना जाऊंगा। उसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। अगर आपको आ जाए तो आप बताना साहब माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य की देखभाल करता है। दूसरी खास बात जिस पे क्वेश्चन बनेगा, प्रति परिवार 5 लाख है, प्रति व्यक्ति 5 लाख नहीं है। समझ गए, आपको यहाँ पे घुमा देगा, परिवार की जगह पे दे देगा प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए की, तो गलत हो जाएगा। और सोचो छोटा ऐसा ही तो शब्द होता है, पूरा का पूरा आपका आंसर गलत करा देगा। आप तो पढ़ के गए, अरे मास्टर ने तो पढ़ाया था माध्यमिक देखभाल तृतीयक देखभाल, ऑप्शन सही, लेकिन ये नहीं देखे कि प्रति व्यक्ति उसने दे दिया, या यहाँ 5 लाख दिया है, हो सकता है इसको 50 लाख कर दे। ठीक है, तो ये कई चीजें हैं जो आपके ऑप्शन को गलत कराती हैं, तो ध्यान रखना। यहाँ पे लिख लिया करो कि नोट क्या, प्रति व्यक्ति नहीं, 50 लाख नहीं, प्राइमरी सेक्टर नहीं। तो इससे ये पता रहेगा कि कम से कम इस लाइन पे ये 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये तो पता रहेगा कि हाँ ये तो सही है, लेकिन ये गलत कराने के तरीके हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब बात आती है कि जो ये 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, मतलब जो ये स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिया जाएगा, इसमें क्या क्या शामिल होगा। इसमें आप सर्जरी करा सकते हैं, अपने होठों की सर्जरी करवा लेना। ठीक है, चिकित्सा करवा सकते हैं, देखभाल वगैरह का उसमें होगा, उपचार मतलब जो भी पट्टी बांधने का खर्च आएगा, जो दवाओं की लागत आएगी, जो निदान होगा, वो सब इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, कौन इसके लिए पात्र हैं, पात्रता आधारित योजना, मतलब एक इसमें क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है, और वो क्राइटेरिया है कि जो सामाजिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से और जातिगत जनगणना पे आधार पे जो लोग हैं जिनको नियुक्त किया गया वो इसके लाभार्थी कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि अंबानी साहब आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले जाके। ठीक है, तो ये बातें समझ गए। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित का मतलब समझ गए क्या हुआ, कि केंद्र प्रायोजित का मतलब हुआ इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों इसमें पैसा देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना सेंट्रल सेक्टर कोई 3 योजनाएं। ऑलरेडी मैंने 1-2 दिन पहले आपको करंट में पढ़ाया था कि कौन सी केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं हैं। ठीक है, तो वो बताना। इस पे भी आपसे क्वेश्चन घुमा सकता है कि आयुष्मान जो भारत योजना है वो केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर है, यानी कि 100% फंड केंद्र के द्वारा दिया जाता है। तो नहीं साहब, केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा इसमें पैसा दिया जाता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अगला आता है लाभार्थी से अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं कर सकते हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है कि मान लो दवा के नाम पे उनसे कह दें कि भाई साहब आपको ये ना ये रुपए इतने प्रोवाइड कराने हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अतिरिक्त पैसे आप नहीं ले सकते। चिकित्सा प्रबंधन के लिए दैनिक सीमा भी निर्धारित की गई है। मतलब दैनिक सीमा का मतलब कि हम आपको एक दिन में या हम आपको कितने महीने तक अपने यहाँ बेड रेस्ट देंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम साल भर वहाँ पे बेड में आराम करके पावरी कर रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, मस्त सेवा हो रही है, ये ड्रामा नहीं होगा। एक सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, कि कब तक आपका इलाज हो सकता है, कब तक नहीं।
अगला हमारा आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या? जनगणना 2021 के बारे में। ठीक है, तो जनगणना 2021 की जो जनगणना है वो देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी, अर्थात अभी तक 15 जनगणना हो चुके हैं। ठीक है, लॉर्ड मेयो जो कि उस समय ब्रिटिश शासनकाल में भारत के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने 1872 में इसकी शुरुआत की थी। प्रति 10 वर्षों में होने वाली एक ये नियमित जनगणना है, मतलब ये एक ऐसा रूल है कि 10 वर्ष में होगा ही होगा। ठीक है, जैसे आपको पता होगा 2001 में, ठीक है, 2011 में, अब 2021 में। तो आगामी जो 21 की जो जनगणना है वो पूर्व की जनगणनाओं से क्या डिफरेंस है कि जो इस बार की जनगणना होगी वो पूरी डिजिटलाइज होगी, मतलब पहली बार देश में डिजिटल रूप से किसी जनगणना को संपादित किया जाएगा। दूसरा फीचर कि ये स्व जनगणना का प्रावधान है। स्व जनगणना का मतलब आप पोर्टल पे जाएं, अगर आपकी कोई जनगणना लेने नहीं आया तो आप अपने घर परिवार लोगों का सबका ब्यौरा दे दें। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसे संपन्न कराया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस पोर्टल में जाएंगे तो वहां आपको कौन कौन से मापदंड देखने को मिलेंगे। एक तो शिक्षा मिलेगा, SC ST वर्ग यानी कि आप SC हैं, ST है, जनरल हैं, ये मिलेगा। धर्म मिलेगा, भाषा मिलेगी, विवाह मिलेगा, प्रजनन क्षमता मतलब आपके कितने बच्चे हैं। ठीक है, विकलांगता या दिव्यांगता, मैं यहाँ पे रोकूंगा दो चीज़ों को कि जब मैं PIB पढ़ रहा था तो वहाँ पे विकलांगता वर्ड दिया था, जबकि ये है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट दिव्यांगता शब्द का उपयोग करती है। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये वर्ड नहीं बोला, बल्कि इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे एरर था, तो मैंने यहाँ पे आपको करेक्शन कर दिया। ठीक है, दूसरी खास बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर्स तो बोल दिए, बट इतने इंडिकेटर्स अब की बार नहीं फॉलो किए जा रहे। क्यों? क्योंकि अब की बार सरकार जाति जनगणना को नहीं प्रायोरिटी दे रही। ठीक है, प्रवासन भी इसमें एक इंडिकेटर के रूप में आता है, मतलब कई सारे लोग, जैसे आप लोग हो, आप सब प्रवासी ही तो होंगे अधिकांशतः, अपने घर से किसी दूसरे शहर में रह रहे होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। खास बात क्या है कि कोई जातिगत डेटा इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस पे क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ट्रांसजेंडर के लिए भी एक अलग कॉलम बनाया गया। जैसे आप देखते होंगे पहले ट्रांसजेंडर के लिए कोई एक कॉलम नहीं होता था, है ना, हम पढ़ते हैं ना मेल फीमेल, थर्ड जेंडर वहाँ पे होता ही नहीं था। लेकिन अब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं, जितने भी फॉर्म हैं, वहाँ पे ट्रांसजेंडर के बारे में भी एक कॉलम आने लगा है, और वैसा ही कॉलम अब जनसंख्या को लेकर भी आ रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें दो बातें बताएंगे। पहला, 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? भारत की जनगणना की। ठीक है, दूसरा 2021 की भारत की जनगणना की क्या थीम है? तीसरा, विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया गया उसमें 2021 की जनगणना की क्या थीम है? ये तीनों क्वेश्चन बताना, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी मैंने MCQ में आपको दे दिया था, इसीलिए मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बताना चाह रहा। ठीक है, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है राष्ट्रीय जीन बैंक के बारे में। राष्ट्रीय जीन बैंक का मतलब क्या होता है? जीन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में कोई एक ऐसा तत्व है जिससे हमारी बॉडी फिर से बन सकती है ना, DNA एक तरीके का आप समझ सकते हो। तो बिल्कुल वैसा ही जीन बैंक चाहे पादपों में हो या फिर जीवों में हो। ठीक है, यानी कि उसका स्पर्म आप एक तरीके से समझ सकते हो कि उनके उस स्पर्म को स्टोर करके रखना। जैसे आप लोग IVF जो टेक्नोलॉजी देखते होंगे आजकल, है ना, बच्चा पैदा करने की, तो या जो लोग डोनेटर होते हैं, मतलब अपना स्पर्म डोनेट करते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि वो अपना स्पर्म उसी समय डोनेट करते हो जिस वक्त किसी देवी जी को ज़रूरत हो। ऐसा नहीं होता ना, कभी अपना डोनेट करके चले गए और उस डोनेट किए हुए स्पर्म को वहाँ का जो डॉक्टर है या फिर जो वहाँ की महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपना उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो तब तक उसको स्टोर करने के लिए जिस इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जिस इस बैंक की ज़रूरत होती है, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, वैसे ही इसी जीन बैंक की ज़रूरत होती है। तो ये राष्ट्रीय जीन बैंक है। खास बात क्या है कि ये 22 थाने में शामिल है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला था, पढ़ाया भी था कि जो जैव हैं या जितनी भी हमारी जैव विविधता को संरक्षित करने से संबंधित उपचार की जो विधियां हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होता है ex situ मतलब बास्थाने, एक होता है in situ यानी कि स्वस्थाने। ex situ के अंतर्गत जैसे जीन बैंक हो गया, बॉटेनिकल गार्डन हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर हो गया, ये सब के सब आते हैं। इन सीटू के अंतर्गत क्या आता है? बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। साथ ही कई सारे मतलब पवित्र उपवन वगैरह ये सब आते हैं। ठीक, तो उसी में राष्ट्रीय जो जीन बैंक है ये क्या है? ex situ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप बता देना।
एक और ख़ास बात यहाँ पे जो मैं एक आर्टिकल और इसमें मेंशन करना चाहूँगा वो ये कि आप लोगों को कभी कभी ये लगता होगा कि मान लो इस पूरी की पूरी पृथ्वी अगर समाप्त हो जाए, भूकंप आ जाए, प्रलय आ जाए, सबका सब कुछ डूब जाए, फिर उसके बाद मान लो आप अगर जिंदा बच गए तो आपको भूख लगेगी। भूख लगने के बाद कुछ खाना खाने का मन करेगा, पिज्जा बर्गर खाने का मन करेगा। तो पिज्जा के लिए या बर्गर के लिए वो गेहूं कहाँ से उत्पादित किया जाए? तो इसके लिए दुनिया ने पहले से ही चेतावनी रखने के लिए एक बैंक बनाया है, भंडार। और उसमें क्या, दुनिया भर के जितने भी जगह पे जो जो फसलें उपजती हैं उसके बीज को वहां संरक्षित रखा गया है। और वो कहाँ पे है? नॉर्वे के स्वालबार्ड में, ठीक है, एक आइलैंड है छोटा सा, वहां पे स्टोर करके रखा गया है। क्यों? क्योंकि जब भी ये दुनिया समाप्त हो जाए, जब भी बर्फ पूरी पिघल जाए, तो ये जो लोहे का बैंक है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाए और अपने हिस्से का बीज वहां से ले आए। ध्यान देना, उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने वहां पे दिया है पहले से। जैसे भारत कुछ ना कुछ बीज 1-1 किलो गेहूं के, कहीं किसी के पैकेट दे आता है कि भाई इसको रखो, जब हमारी दुनिया समाप्त हो जाएगी तो काम आएगा, ठीक है। तो उस चीज से संबंधित है, दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रह है। ये तो हो गई दुनिया की बात। क्या भारत ने खुद में भी कुछ बनाया है? तो हाँ, सीड वॉल्ट बनाया है हिमालय में, चांगला जो कि लद्दाख है। अब देखो क्यों यहाँ बनाया होगा, क्योंकि यहाँ फ्रीजर की जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी काफ़ी ठंडे प्रदेश हैं, तो यहाँ फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो अपना स्टोर करके रख देते हैं, क्या जाता है, ठीक है। अब आपको हम ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं, स्वालबार्ड वगैरह का क्षेत्र वगैरह, ठीक है। तो ये जैसे हमारा प्यारा भारत है, प्यारी हमारी धरती माता है, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे स्वालबार्ड आइलैंड अगर मिल जाता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, ठीक है। स्वालबार्ड आइलैंड, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, शायद यही है क्या, देखते हैं। सही जगह पे तो पहुंचा हूँ। स्वालबार्ड ये आइलैंड मैंने, अच्छा मैं पहुंच गया यहाँ पे। तो आप ये देखो यहाँ पे, एक तरीके से मैं थोड़ा इसको सही करूँ मैप को, ये आप लोकेशन देख रहे हो, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख रहे हो ठंडा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे ये देखो, ये है आपका नॉर्वे, ठीक है। ये नॉर्वे आप देख रहे हो, इसको थोड़ा मतलब मैं 3D की जगह 2D की जगह लाऊं, है ना, ये 3D इस समय है। तो ये आप देखो, ठीक है, ये नॉर्वे है आपका। तो यहाँ पे मतलब एक बीज बैंक बनाया गया, ठीक है। तो ये आप बस इतना याद रखना है, ये जरूरी नहीं ये गलत है, मैं गलत जगह पे पहुंचा दिया आपको, है ना। तो नॉर्वे में बनाया जा रहा, तो नॉर्वे इंपॉर्टेंट है लोकेशन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या नॉर्वे की सीमा बाल्टिक सी से लगती है? तो अधिकांश बच्चों को पता है कि साहब नॉर्वे की सीमा कहाँ बाल्टिक सी से लग रही, ठीक है। तो आप ये देखना, ठीक है। बाकी ऑलरेडी मैंने कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है नॉर्वे के बारे में, ठीक है, आपको याद नहीं रखना है। तो आप देख सकते हो ऊपर ठंडा प्रदेश है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में लद्दाख में किया जा रहा है, कहाँ पे आपका, चांगला में, ठीक है। तो आपको चांगला एक बार मैं दिखा देता हूँ भारत का, ठीक है, चांगला, ठीक है, लद्दाख, ये देखो अभी चर्चा में रहा था, आपने सुना भी होगा, है ना, पेंगोंग लेक के पास में। तो यहाँ पे है ये चांगला, ठीक है, यहीं पे स्टोर करके हमने एक बीज अपना भंडार बनाया है, ठीक है। आप ये देख सकते हो टूस वगैरह ऐसे रहती हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, ये देखो बस्तियाँ, ठीक है ना, मतलब ये बैरक है हमारे यहाँ के, समझ रहे हो, देख रहे हो कितना अच्छा नज़ारा है, कितने दूर दूर सब लोग रह रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, बताओ। और आप लोगों की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मतलब वो बेचारे पहाड़ों में अपने घर परिवार सबसे दूर रह के मतलब देश की सेवा कर रहे हैं, और आप 3 किताबें नहीं पढ़ सकते हो, बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा आज के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने 19 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।